नमस्कार साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। हाँ दोस्तों, कोहिनूर हीरे के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही अंग्रेज़ों ने भारत से कुछ बेसिक चीज़ें बेशकीमती चीज़ें कोहिनूर हीरे के अलावा बेशकीमती चीज़ें भी चोरी की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। उन चीज़ों के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं और हम आपको कोहिनूर के साथ उनके कीमती हीरे, गहने और सामानों के बारे में बता रहे हैं जिसे अंग्रेज़ों द्वारा चुराया गया था। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। ठीक है साथियों, तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 20वीं सदी और उससे पहले तक ब्रिटेन कई देशों पर राज कर रहा था। इसमें भारत उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी। भारत को अंग्रेजी हुकूमत के ताज का हीरा कहा जाता था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में राज करने से अंग्रेज़ों को 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,700 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज के शासन के दौरान अंग्रेज भारत से बहुत कुछ ले गए थे। इनमें सबसे चर्चित चीज़ है कोहिनूर हीरा। दिसंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ से पहले तक ये हीरा क्वीन एलिजाबेथ के ताज की शान था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। कोहिनूर। दोस्तों, कोहिनूर हीरा, यह आपको दोस्तों दिख रहा है, यह है कोहिनूर हीरा जो क्वीन एलिजाबेथ के ताज में कोहिनूर हीरा जड़ा था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। कोहिनूर हीरे का इतिहास विवादों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि साल 1526 में हुमायूं ने आगरा किला पर हमला किया था। इसे जीतने पर बड़े पैमाने में खजाने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मिला था। बाबरनामा के मुताबिक कोहिनूर हीरा इतना कीमती था कि इससे पूरी दुनिया को 2.5 दिन का भोजन कराया जा सकता था। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया। उसने आगरा और दिल्ली में लूटपाट की। वह कोहिनूर और मयूर सिंहासन को भी साथ ले गया। दोस्तों, इस मयूर सिंहासन के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और कोहिनूर हीरे के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 में यह हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह के पास पहुंचा। इसके बाद कोहिनूर हीरा शाह शुजा के हाथों से होते हुए महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा। औरंगजेब के शासन के दौरान उसने यह हीरा शाहजहाँ की देखरेख में रखा था। शाहजहाँ आगरा किले में कैद होकर इसी हीरे से ताजमहल को देखते थे। साल 1849 में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा किया, तब हीरे को ब्रिटेन की तब की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। बाद में इसे और कई हीरों के साथ ब्रिटेन के शाही ताज में लगा दिया गया। महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद से कई बार कोहिनूर को वापस भारत लाने की मांग उठ चुकी है। ठीक है साथियों, तो ये था कुछ विवादों से घिरा हुआ कोहिनूर हीरे का मसला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। दोस्तों, जो ये आपको इस ताज के फ्रंट में बीचों बीच दिख रहा है, यह है कोहिनूर हीरा। ठीक है साथियों, क्या है? कोहिनूर हीरा।
लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया था। महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को ताज में पहना था। अब फिर ब्रिटेन की मौजूदा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में कोहिनूर लगा हुआ है। इस समय दुनिया का ये मशहूर कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन के जेवेल्स हाउस में रखा हुआ है। दोस्तों कहाँ पर रखा हुआ है? ये जो लंदन का ज्वेल हाउस है उसमें यह कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों कौन है ये? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह इस कोहिनूर को हमेशा अपनी बाहें में बांध कर रखते थे। दोस्तों जो ये कोहिनूर हीरा था उस हीरे को महाराजा रणजीत सिंह अपनी बाहों में बांधकर रखते थे। ठीक है, जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनसे मिलने आता तो उसे यह खास तौर पर दिखाया जाता था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके 5 साल के बेटे दिलीप सिंह पंजाब के राजा बने। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध को जीतकर अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह के साम्राज्य और कोहिनूर पर कब्जा कर लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह तस्वीर किसकी दिखाई दे रही है आपको? महाराजा रणजीत सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोहिनूर से जुड़े दावे। दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है उनसे जुड़े कुछ दावे। कोहिनूर हीरे का इतिहास भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला है। फारस के राजा नादिर शाह ने मुग़ल किंग मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा हासिल किया था। अफ़गानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने राजा नादिर शाह से हीरा जबरन कब्जा किया था। महाराणा रणजीत सिंह ने अफ़गानिस्तान के अमीर शाह शुजा दुर्रानी से हीरा हासिल किया था। 1849 कब दोस्तों? 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दलीप सिंह के बीच संधि हुई थी। इसमें महाराजा से कोहिनूर सरेंडर करने के लिए कहा गया था। यह भी कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्वीन विक्टोरिया को हीरा गिफ्ट दिया था। दोस्तों एक मत यह है कि जो कोहिनूर हीरा है उस हीरे को महारानी विक्टोरिया को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा गिफ्ट दिया गया था। और एक दावा है कि एक संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के डलहौजी और महाराजा दलीप सिंह जो रणजीत सिंह के पुत्र थे। तो उस संधि के मध्य इस हीरे को अंग्रेज़ों को सौंपा गया था। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। खबर से जुड़ा जीके। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने भारत से व्यापार करने का चार्टर दिया था। इसी के साथ भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत की शुरुआत हुई। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहे हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में व्यापार की इजाज़त लेने के लिए पहुंचा और 1612 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 27 मार्च 1668 को इंग्लैंड के तब के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की फौज 2,60,000 थी। यह ब्रिटिश आर्मी का 2 गुना था। सही मायनों में कंपनी का शासन 1757 में स्थापित हुआ था। इस साल कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव की अगुवाई में बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी का युद्ध जीता था। 1764 में, कब की बात है दोस्तों? 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के खिलाफ बक्सर का युद्ध जीतने में
जीतने के साथ कंपनी की भारत से जड़ें मजबूत हो गई। 1774 से 1857 तक भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। इस दौरान सत्ता का केंद्र गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटेन की महारानी के पास चले गए। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से लूट के बारे में बताया गया है। कौन सी बुक में बताया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के रूट में बताया गया है। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। तो दोस्तों कोहिनूर हीरा का इतिहास ये रहा है 1526 से कभी किस राजा के पास जाता है, फिर दूसरे राजा के पास जाता है, फिर दूसरे नवाब के पास जाता है और फिर दूसरे रणजीत सिंह के पास जाता है और फिर 1747 में यह ब्रिटिश पहुंच जाता है। तो इस हीरे का कुछ ऐसा इतिहास रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत से चोरी की थी ये 11 बेशकीमती चीज़ें। दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें अंग्रेज़ों द्वारा चोरी की गई थी जो भारत की बेशकीमती चीज़ें हैं? 1799 में टीपू सुल्तान की अंगूठी को चोरी किया गया। टीपू सुल्तान की तलवार को चोरी किया गया। 1818 में नसक हीरा को चोरी किया गया और 1849 में महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन को चोरी किया गया। 1849 में कोहिनूर को चोरी किया गया। तैमूर रूबी नेकलेस को चोरी किया गया 1849 में। किंग चार्ल्स की एमरोड बेल्ट को चोरी किया गया और 1857 में दिल्ली का पर्पल सेफायर को चोरी किया गया और 1861 में अमरावती के मार्बल्स को चोरी किया गया। ठीक है। 1862 में सल्तनगंज बुद्ध की मूर्ति को चोरी किया गया और 19वीं सदी में शाहजहाँ का वाइन कप चोरी किया गया। दोस्तों इन सभी के बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं आपको, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो नेक्स्ट देखते हैं साथियों। तैमूर रूबी नेकलेस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 4 बड़े स्पाइनल रूबी जड़े नेकलेस पर उन सभी राजाओं के नाम लिखे हैं जिनके पास ये रहा है। ठीक है साथियों, जिनके पास ये रहा है उन राजाओं के नाम लिखे गए हैं। द गार्जियन के मुताबिक इंडियन आर्कीव से जुड़े दस्तावेजों में भारत से गए एक रूबी नेकलेस का भी नाम का भी जिक्र है। ये हार 4 बड़े स्पाइनल रूबी मणिक से बनाया गया है। इसमें से सबसे बड़ा रूबी 325.5 कैरेट का है, जिसे बाद में तैमूर रूबी के तौर पर पहचाना गया। खास बात यह है कि स्पाइनल रूबी है जो देखने में बाकी मणिक जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। तैमूर रूबी भारत से होता हुआ ईरान और अफगानिस्तान के महाराजाओं के पास भी रहा है। इस पर उन 5 राजाओं के नाम उकेरे गए हैं जिनके पास यह मौजूद था। इसमें मुगल राजा जहांगीर, शाहजहाँ, फर्रुखियार, ईरान के नादिर शाह और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी शामिल हैं। 1813 में ये अफगानिस्तान से भारत लौटा और महाराजा रणजीत सिंह के शाही खजाने का हिस्सा बन गया। रॉयल कलेक्शन के मुताबिक जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा किया तो तैमूर रूबी कोहिनूर के साथ क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचा था। 1853 में रॉयल फैमिली के खास ज्वेलर्स गोरार्ड ने स्पाइनल रूबी पत्थरों के साथ एक नया एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, एक नया सोने और हीरे का हार बनाया था। इसे डिजाइन किया गया ताकि तैमूर रूबी को नेकलेस से हटाकर उनकी जगह कोहिनूर हीरा लगाया जा सके।
तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट देखते हैं, किंग चार्ल्स की एमरोड बेल्ट। 19 पन्ना जड़ी सोने की बेल्ट किंग चार्ल्स के शाही खजाने में मौजूद था। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 5 साल पहले बकिंघम पैलेस ने प्रिंस चार्ल्स के 70वें जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगाई थी। ठीक है साथियों, कौन से जन्मदिन पर? 70वें जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगाई थी। कब लगाई दोस्तों 70वें प्रदर्शनी? 5 साल पहले बकिंघम पैलेस ने प्रिंस चार्ल्स के 70वें जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगाई थी। इसमें प्रिंस के पसंदीदा रॉयल्स कलेक्शन को शामिल किया गया था। कई मूर्तियों, पेंटिंग और दूसरे सामानों के साथ इसमें 19 एमरोड पन्ना रत्न जड़ा सोने का एक कमरबंद भी शामिल था। ठीक है, द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन जाने से पहले ये महाराजा शेर सिंह के पास था। किसके पास था दोस्तों? महाराजा शेर सिंह, जो इसका इस्तेमाल अपने घोड़ों को सजाने के लिए किया करता था। इस कमरबंद को महाराजा रणजीत सिंह के 19 एमरोड से बनाया गया था। ये 1843 में उसके बेटे शेर सिंह को मिला। ब्रिटेन में रॉयल कलेक्शन के मुताबिक 1849 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब जीत लिया तो कमरबंद उनके खजाने में शामिल हो गया। 1851 में ब्रिटेन की तब की महारानी विक्टोरिया के सामने ग्रेट एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें लाहौर में जीती गई ज्वेलरी को भी शामिल किया गया था। यहाँ से पन्ना जड़ा कमरबंद शाही खजाने में शामिल हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति। इस मूर्ति को पूरी तरह भारतीय धातु से बनी सबसे बड़ी मूर्ति कहा जाता है। इस मूर्ति को पूरी तरह भारतीय धातु से बनी सबसे बड़ी मूर्ति कहा जाता है। किसको? सुल्तानगंज बुद्ध मूर्ति को। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। बीसीसी के मुताबिक बुद्ध की इस मूर्ति को पूरी तरह भारतीय धातु से बनी सबसे बड़ी मूर्ति कहा जाता है। इसे तांबे से बनाया गया था। साल 1162 में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था तो इसकी सलामती के लिए इसे ज़मीन में गाड़ दिया गया था। 700 साल बाद 1862 में रेलवे कंस्ट्रक्शन के दौरान ईबी हैरिस ने इसे बाहर निकाला। पहले हफ्ते में मूर्ति को देखने के लिए करीब 30,000 लोग आए थे। ज़मीन से बाहर निकाले जाने के बाद पूरी दुनिया में मूर्ति की चर्चा होने लगी। इसके बाद बकिंघम के सांसद सैमुअल थॉर्नटन ने इसे ब्रिटेन लाने की पैरवी की। इसकी शिफ्टिंग का पूरा खर्चा भी उन्होंने उठाया था। ये बकिंघम के कलेक्शन में शामिल होने वाली पहली विदेशी वस्तु थी। फिलहाल ये बकिंघम म्यूजियम और आर्ट गैलरी में मौजूद है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट देखते हैं, अमरावती के मार्बल। क्या है दोस्तों? अमरावती के मार्बल। अमरावती मार्बल बुद्ध स्तूप के 120 टुकड़े और इंक्रिप्शन का एक कलेक्शन है। ठीक है, अमरावती मार्बल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ब्रिटेन में अमरावती कलेक्शन को अमरावती मार्बल कहा जाता है। ये अमरावती के बुद्ध स्तूप के 120 टुकड़े और इंक्रिप्शंस का एक कलेक्शन है। स्तूप के ये टुकड़े पलनाड संगमरमर से बने हैं। इन स्कल्पचर और गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी विचारधाराओं को दर्शाया गया है। ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद टुकड़े स्तूप के बाहरी हिस्से की सजावट में लगे हुए हैं।
इन पर बौद्ध धर्म का प्रतीक बना हुआ है। अमरावती मार्बल को सबसे पहले 1861 में व्हाइट हॉल में 5 हाउस में रखा गया। ठीक है, यहाँ से इसे इंडियन म्यूजियम में शिफ्ट किया गया। इस दौरान ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे बंद करने की मांग उठने लगी। दरअसल इंडियन म्यूजियम को 1801 में इतिहास से जुड़े सैंपल्स, किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके अधिकारियों द्वारा इकट्ठा की गई दूसरी कीमती चीज़ों को रखने के लिए बनाया गया था। इसे बाद में कंपनी के गलत कामों के सिंबल के तौर पर देखा जाने लगा। 1880 में इंग्लैंड म्यूजियम के सामान को ब्रिटिश म्यूजियम सहित दूसरे संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें अमरावती के बुद्ध स्तूप के टुकड़े और इंस्क्रिप्शन भी शामिल थे। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली का पर्पल सैफर डायमंड। कौन सा है दोस्तों? पर्पल सैफर डायमंड। तो दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है यह है पर्पल और सैफर डायमंड। ठीक है साथियों, दिल्ली का पर्पल सैफर डायमंड लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में मौजूद है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। (1507 से 1817 तक ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में रहा। 1818 में एंग्लो मराठन जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इसे चुराकर ले गई। बाद में उन्होंने इस हीरे को एक ब्रिटिश ज्वेलर को बेच दिया। फिलहाल ये हीरा लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में रखा हुआ है। दिल्ली का पर्पल सैफर डायमंड लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में स्थित है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इसे 1857 की क्रांति के वक्त कानपुर के इंदिरा मंदिर से चुराया गया था। बाद में इसे कर्नल फेरेस लंदन ले गए। 1890 में लेखक एडवर्ड एलेन ने इसे खरीद लिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नसक हीरा और दिल्ली का पर्पल सैफर। दोस्तों जो दिल्ली का पर्पल सैफर हीरा था उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। नसक हीरे को द आई ऑफ द आइडल कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। कोहिनूर के अलावा नसक हीरा और पर्पल दिल्ली सैफर डायमंड भी उन हीरों में शामिल है जिसे अंग्रेज चुरा ले गए थे। नसक हीरे को द आई ऑफ आइडल भी कहा जाता है। ये हीरा नीले रंग का है और इसे तेलंगाना के अमरगिरी खाद्यान्न से निकाला गया था। दोस्तों कहाँ से निकाला गया था? तेलंगाना के अमरगिरी खाद्यान्न से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन। इसको भी अंग्रेजों द्वारा चुरा कर ले जाया गया है। महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन 1849 में लाहौर से चोरी हो गया था। देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में कई कीमती चीज़ें थीं। इनमें से एक था उनका सोने से बना सिंहासन। ये राजगद्दी 2 कमल के फूलों के आकार में बनाई गई थी। दरअसल कमल का फूल हिंदू संस्कृति में पवित्र माना जाता है। कई देवी देवता भी इसे अपने आसन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि विक्टोरिया और अल्बर्ट की वेबसाइट के मुताबिक रणजीत सिंह इस सिंहासन पर नहीं बैठते थे। इसकी जगह वो किसी दूसरे कुर्सी या ज़मीन पर बैठना पसंद करते थे। सिंहासन का इस्तेमाल ज़्यादातर शाही समारोह के दौरान ही किया जाता था। 1849 में लाहौर पर कब्जे के बाद दूसरी बेशकीमती चीज़ों के साथ ही अंग्रेज इस सिंहासन को भी लंदन ले गए थे। वहाँ 1851 की ग्रेट एग्जीबिशन में इसे शामिल किया गया था। इसके बाद यह राजगद्दी लंदन के इंडियन म्यूजियम में स्थित है। इंडियन म्यूजियम में पहुंची, वहां से बाकी भारतीय कलेक्शन के साथ इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ का वाइन कप
क्या है दोस्तों? शाहजहाँ का वाइन कप। शाहजहाँ का वाइन कप कर्नल चार्ल्स सेटन गथरी ने चुराया था। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1657 में मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहाँ के लिए एक सफ़ेद जेड वाइन कप बनाया गया था। इसे 19वीं सदी में कर्नल चार्ल्स सेटर गथरी ने चुरा लिया था। इस कप के नीचे एक कमल बना हुआ है जो एकेंस की पत्तियों के बीच में खिला नजर आ रहा है। कप के हैंडल पर बकरी का मुंह है इस जिसमें सींग भी बने हुए हैं। ये कप 1962 में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। शाहजहाँ ने इस कप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था। शाहजहाँ के द्वारा इस कप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कई संस्कृतियों को दर्शाता है। इसका आकार चीन से प्रेरित है, वहीं इसका हैंडल हिंदू संस्कृति से लिया गया है। इसका बेस यूरोपियन कल्चर से प्रेरित है और 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य में इस तरह की कलाकारी देखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवार। ठीक है, टीपू सुल्तान की शाही तलवारें विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से पहचाने जाने वाले टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों से चौथी एंग्लो मैसूर जंग श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में हार गए थे। इस युद्ध में ब्रिटिशन ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी। बीसीसी के मुताबिक इसके बाद एक ब्रिटिश जनरल उनके शव से सोने की अंगूठी और तलवारें चुराकर ले गया था। इसके बाद अंग्रेजों की सेना ने उनके राज्य और लाइब्रेरी में भी काफ़ी लूटपाट मचाई थी। टीपू सुल्तान की अंगूठी 41.2 ग्राम की थी। 2014 में इस अंगूठी को करीब 1.50 करोड़ रुपए से नीलाम कर दिया गया था। नीलामी करने वाली क्रिस्टी वेबसाइट के मुताबिक इसे अनुमानित कीमत से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचा गया था। हालांकि अंगूठी किसने खरीदी इसकी जानकारी नहीं है। इस अंगूठी की सबसे खास बात यह थी कि एक मुस्लिम राजा के पास होने के बावजूद इस पर राम लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस अंगूठी पर दोस्तों राम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ दोस्तों? राम। ठीक है, जो एक मुस्लिम शासक के पास थी। टीपू सुल्तान की तलवारें विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। इस पर उनके राज्य का चिन्ह भी बना हुआ है। तलवार के अलावा अंग्रेज एक टाइगर का शो पीस भी चुरा कर ले गए थे। इसे 2009 में करीब 4 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक टाइगर का शो पीस था जिसको भी अंग्रेज चुरा के ले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, न केवल कोहिनूर बल्कि भारत के कई रत्न आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विशेष खानों में पाए गए हैं जो आज ये दुनिया के अलग अलग जगहों पर हैं। ठीक है, तो आइए कुछ हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये हीरा उनके बाद कई बार बिका। दोस्तों, ये हीरा अंग्रेज़ों के बाद कई बार बिका। आखिर में इसे इंग्लैंड में सप्रास नामक ईरानी अरबपति ने खरीदा। आर्लोव ईरानी अरबपति के पास से होकर रूस पहुंच गया, जहां ये आज भी शाही खजाने में रखा हुआ है। दोस्तों, कहाँ पर है? रूस में स्थित है, जो एक भारत का हीरा है। नेक्स्ट देखते हैं ओलेरू डायमंड हीरा आधे अंडे के बराबर का है। यह हीरा दूसरी शताब्दी में तमिलनाडु के श्रीरंगपट्टनम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की आंख के रूप में था। भगवान विष्णु की मूर्ति से इसे एक फ्रांसीसी सैनिक ने चोरी कर निकाल लिया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ और भी हैं जिनको देखते हैं। द रीजेंट हीरा 1801 में फ्रांस के महान नेपोलियन बोनापार्ट के पास पहुंचा। नेपोलियन ने इसे अपनी तलवार में जुड़वा कर हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। वर्तमान में फ्रांस के पेरिस में स्थित सबसे बड़े
लूव्र म्यूजियम में सुरक्षित है। दोस्तों ये कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के सम्राट बने लुई ने 1722 में इसे अपने ताज में जुड़वा लिया, जिसके बाद ये फ्रांस के शाही खजाने का हिस्सा बन गया। कौन सा हीरा दोस्तों? ये हीरा जो भारत का है। द रीजेंट डायमंड, रीजेंट नाम का ये डायमंड आंध्र प्रदेश के कोलार की खान से साल 1701 में निकाला था। इसका वजन 410 कैरेट का था, जो अब 140 कैरेट ही रह गया है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस पिट ने इसे एक व्यापारी से लेकर फ्रांस भेज दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। साल 1829 में ईरान के राजा के पोते ने इस हीरे को रूसी किंग जार निकोलस को सौंपा था। तब ये शाह डायमंड रूसी खजाने का हिस्सा बना और रूसी क्रांति के समय तक वहीं रहा। बाद में इसे कैमरलिन डायमंड फंड नामक म्यूजियम को सौंप दिया गया और इस समय ये वहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो एक भारत का हीरा, प्रसिद्ध हीरा है। शाह डायमंड साल 1450 में मिला था, जिसे अकबर शाह डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले इसका वजन 95 कैरेट था और वर्तमान में इसका वजन 28.7 कैरेट है। शाह डायमंड तिकोने आकार में है, जिसके तीनों ओर उन 3 शासकों के नाम लिखे हैं जिनके शासनकाल में ये हीरा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। माना जाता है कि नूर उल एलन एक बार ग्रेट टेबल डायमंड नामक एक और भी बड़े डायमंड का हिस्सा बन गया था। उस बड़े हीरे को 2 हिस्सों में काट दिया गया था, जिसमें एक नूर उल एल और दूसरा दरिया ए नूर हीरा बन गया। ये वर्तमान में ईरानी क्राउन ज्वेलर्स का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं। नूर उल एन डायमंड को दुनिया के सबसे बड़े गुलाबी हीरों में से एक माना जाता है, जो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, गुलाबी हीरों में से सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इस डायमंड भारत के हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा खदानों से निकाला गया था। 18वीं शताब्दी में फारसी राजा नादर शाह अफशर दिल्ली को लूटने के बाद इसे ईरान ले गया था। तो दोस्तों कहाँ से निकाला गया था? हैदराबाद में गोलकुंडा में की खानदान से। ठीक है, 1739 में ईरान के नादिर शाह ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यह मोहम्मद खान काजर के हाथों में पहुंच गया। काजर ने कंजर वंश की स्थापना की थी और फिर इसको काजर खजाने में रखवा दिया गया था। यह डायमंड मौजूदा समय तेहरान के सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के ईरानी ब्राउन ज्वेलर्स संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये डायमंड मूल रूप से कौन सा डायमंड के बारे में चर्चा हो रही है दोस्तों? ये डायमंड के बारे में चर्चा हो रही है। कौन से? इसके बारे में, नूर उल एंड डायमंड के बारे में। ठीक है, ये डायमंड मूल रूप से काकतीय वंश का था, जिसे खिलजी वंश के राजाओं ने लूट लिया था और फिर यह मुगल सम्राटों के पास आ गया था। यह डायमंड की खास बात है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ के सिंहासन का मयूर सिंहासन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दरिया ए नूर डायमंड। दरिया ए नूर 2 शब्दों से मिलकर बना था। दरिया मतलब सागर और नूर मतलब रोशनी। इसका मतलब हुआ रोशनी का सागर। ये दुनिया का सबसे बड़ा कटा हुआ हीरा माना जाता है, जिसका वजन लगभग 182 कैरेट है। इसे आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से खोजा गया था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों हम जल्द ही आपके लिए नए वीडियो नए टॉपिक पर और नए अंदाज में जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।